बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की जो ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग बंदी कराने की कोशिश है, उसमें आपको एफर्ट्स तेज़ होती नज़र आ रही हैं। पहला राउंड इस्लामाबाद टॉक्स का आपने देखा और फिर उसके बाद ये तलात आई कि ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो बराह रास्त अमेरिका से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आपको ईरानी वफद जो है वो पाकिस्तान का दौरा करते हुए कल दिखाई दिया और उसके बाद उनका अगला जो स्टॉप था वो ओमान था। और ओमान भी आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई, जब ये पहला हमला हुआ, तो उससे पहले जो डायलॉग्स थे वो जनीवा और उससे पहले ओमान, ये वो मुल्क है जिसने सालिसी की कोशिश की। लिहाजा ईरानी जो लीडरशिप है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ओमान की जो सालिसी की एफ़र्ट्स हैं उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें या उसको भी आगे बढ़ाएं। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो मैंने कहा कि वो कोशिशें अभी तक जारी हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक बात भी हुई है। अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से दूसरी तरफ ऐलान किया गया कि उनका जो वफ़द था या जो 2 लोग नॉमिनेट उन्होंने किए थे इन डायलॉग्स के लिए कह लीजिए या इस्लामाबाद का विज़िट करने के लिए, जिसमें जेरेड कुशनर मौजूद थे और स्टीव विटकॉफ, वो उन्होंने कॉल ऑफ किया और ये कहकर किया कि जी फ़्लाइट बहुत लंबी है, तवील सफ़र है, सो लिहाजा अभी फ़िलहाल हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो इत्तलात हैं या फिर जो एनालिसिस है, जिसको अगर आप डिप्लोमेसी में देखें और ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त में डिप्लोमेसी जब 2 ममालिक एट वॉर हों, 2 ममालिक के दरमियान जंग चल रही हो, तो फिर इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी देखा जा सकता है। क्या वाकई ये जो एक टैक्टिक है ये दबाव बढ़ा सकेगी ईरानी लीडरशिप पे, ईरान पे, कि वो अमेरिका की शराइत पे टेबल पर आएँ, या कोई और दूसरा रास्ता या कुछ और ममालिक जो हैं वो आपको मज़ीद किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे? इसी हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कल एक आपको इवेंट भी नज़र आता है, एक इंसिडेंट। इवेंट क्या था कि जी वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था और इंसिडेंट उसमें आपको क्या नज़र आया कि जी वहाँ पे एक शूटिंग का वाक़या होता है और उसकी जो इत्तलात अभी तक हमारे सामने आई हैं कि जो शूटर था उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो 31 साला शूटर है, एलन उसका नाम है, कोल एलन नाम है और कैलिफोर्निया का ये रिहायशी है। और इसमें ये जो एक्ट है उसका कहा जा रहा है कि अकेले का एक्ट था, एक तन्हा शख्स का एक्ट था, उसके पीछे कोई मुनज़्ज़म साजिश जो है वो नज़र नहीं आती है। अब ये क्यों किया गया ये तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपने वो मनाज़र देखे हैं कि उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, उनके साथ उनकी अहलिया मौजूद थी, वहाँ से इनको निकाला गया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहाँ मौजूद थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और आपको बाकायदा तौर पे दिखाई दे रहा है उन विजुअल्स के अंदर कि जितने भी लोग उस डिनर में, उस इशाइये में शामिल थे, वो टेबल्स के नीचे छुपते हुए या कोई महफूज जगह जो है वो तलाश करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस हवाले से जो बयान दिया है वो ये कहते हैं कि जी मेरे पे पहले भी हमले हो चुके हैं और इस हमले का टारगेट भी मैं ही था। अब एक और चीज़, जैसे मुख्तलिफ खबरें आई कि क्या ये ईरान जंग से इसका कोई ताल्लुक हो सकता है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये वाजे किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इस इंसिडेंट का कोई ताल्लुक उनको ईरान जंग से नज़र नहीं आता है। अब इस शख्स के हवाले से भी जो मीडिया में बताया जा रहा है, यूएस मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि ये कैमला हैरिस के लिए सपोर्टर भी रहा है और कंट्रीब्यूट भी किए। $25 गालिबन उसने डेमोक्रेट्स की जो कैंपेन थी उसके लिए कंट्रीब्यूट किए थे। और एक टाइम पे दिसंबर 2024 में टू बी एग्जैक्ट ये टीचर ऑफ द मंथ भी करार पाया था। सो बहरहाल इस पे भी आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे। To talk more about this, I'm joined by a very renowned security and defense analyst, Brigadier Babar Alauddin साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि एक ऐसे टाइम पे जब ईरानी वफ्द यहाँ आया, लोगों ने कहा कि शायद कोई तवक्को बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि बराह रास्त कोई सेकंड राउंड आपको डायलॉग का नज़र आ सकता है। फिर ईरान की तरफ से कह दिया गया कि ऑब्वियसली हम अभी बराह रास्त डायलॉग के लिए तैयार नहीं हैं। यूएस से जिन लोगों ने आना था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका विजिट भी कॉल ऑफ कर दिया। सो ये जो सिचुएशन है ये एग्जैक्टली आपको इस वक्त कहाँ खड़ी हुई नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया आपका। इसे स्टेलमेट ही कहेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिस पे हमें कोई नाउमीद होने की जरूरत है।
पहली बात तो ये हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान ने बीइंग अ मीडिएटर जो काम करना था, जो काम हमने किया, दिस इज अनबिलीवेबल एफर्ट। इसकी मिसाल आपको तारीख में भी कम मिलेगी कि दो ऐसे मुतारिफ ग्रुप जिनकी इतनी डीप रूटेड एनिमिटी है, उनको हमने इकट्ठे बैठा दिया एक टेबल के ऊपर। 20 घंटे उन्होंने मुज़ाकरात किए और अभी भी ये किसी ने नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे या ये सिलसिला खत्म हो गया एंड गोइंग बैक टू द वॉर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो सीज फायर अभी इस वक्त है, इट इज होल्डिंग ऑन, उसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बावजूद इसके कि उनकी ट्वीट्स और उनके बयान से गड़बड़ तो होती है, लेकिन उन्होंने भी कल भी ये कहा है कि जी ये उन्होंने जब कहा कि ईरान अगर बातचीत करना चाहते तो कॉल करे। कॉल डेफिनेटली ये तो नहीं कि उनको कॉल कर ले, मकसद यह है कि वो भी विलिंग है बात करने में। ईरान ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत नहीं करना चाहते। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कल पाकिस्तान आए हुए थे, आज प्रॉब्ली फिर वो शायद आना चाहते हैं, आज आ चुके होंगे। तो डायलॉग तो का प्रोसेस इस हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट में भी कंटिन्यू कर रहा है थ्रू मीडिएटर। पाकिस्तान से ईरान भी बात कर रहा है, पाकिस्तान से अमेरिका भी इन कम्युनिकेशन है। हम उनके पैगाम उन तक पहुंचाते हैं, उनकी बात उन तक पहुंचाते हैं, जो मीडिएटर का बुनियादी काम है। अभी ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन डेलीगेशन कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको नहीं आने दिया, उसकी रीजन भी उन्होंने ये बताई कि जी 18 आवर्स की मुसाफत करेंगे। जब यहाँ पर ईरानियंस नहीं है, ईरान का डेलीगेशन वापस चला गया और वो वापस कोई इसलिए नहीं गया, उनका दौरा था ही पहले से शेड्यूल था कि उन्होंने पाकिस्तान आना है, फिर अमान जाना है, फिर रशिया जाना है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में तो आए भी नहीं थे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जब वहां पर ईरानियंस नहीं है तो 16-17 घंटे की मुसाफत तय करके जाने का फायदा। और दूसरा नुकता भी ब्रिगेडियर साहब जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इनफैक्ट रेस किया जा रहा था कि वो जाएंगे तो किससे बात करेंगे, शुड आई सेंड देम टू टॉक टू समबडी हु इज नॉट इवन नोन। क्या उनके नाम पे एतराज़ है? क्या वो जो लोग उस डेलीगेशन में शामिल हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप को इत्तला मिली है वो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, ईरान में वो किसी और से बात करना चाहते हैं? ये भी आपको कुछ लगता है कि मसला है अभी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए? जी मेरे लिए ख्याल, क्योंकि जो वही बात जो ईरानियन डेलीगेशन जो अब्बास अरागची साहब आए थे किसी और कॉन्टेक्स्ट में आए थे। देखिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी जो अपना जो दो लोग उनके आने थे, डेविड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, वो भी तो उनके जो सेकंड टीयर है ना जी, वो भी तो बेसिकली उनके पास तो एक उनके स्पेशल एनवॉय है, दूसरा एनवॉय ऑन पीस है। तो वहां पर भी तो कोई जेडी वैस नहीं आ रहे थे। तो जब बातचीत उस लेवल पे होगी तो डेफिनेटली ईरानियन डेलीगेशन भी उसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा, अमेरिकन भी आएंगे। थोड़ा सा हमें इसमें तहम्मुल और थोड़ा सब्र का मुजाहरा इसलिए करना चाहिए कि देखें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये डिस्प्यूट है, ये ऐसा डिस्प्यूट नहीं है कुछ जो दिनों में हमने तो जो अभी तक अचीव किया है विद इन डेज इनको हमने बैठा दिया है, और आगे सेकेंड राउंड भी इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस हफ्ते वो भी होगा। और आप ये देखें कि अभी तक सीज फायर चल रहा है, सीज फायर होल्ड ऑन कर रहा है, कोई किसी किस्म की बड़ी वायलेशन विश वाइस के जो अमेरिकन ने जो नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ वो नहीं होना चाहिए, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, एक्ट ऑफ वॉर ही होता है वो भी। बट इवन देन ईरान की तरफ से उस तरह का एक्शन नहीं आया, और दोनों की स्टेटमेंट्स में ये फिर भी बात बीच में होती है, देर विलिंग टू टॉक। तो जब बीच में डिजायर है बात करने की और डायलॉग करने की, किसी मुआहदे तक पहुंचने की, तो मेरा ख्याल फिर हमें इतनी कोई वो नहीं होना चाहिए। इट मे टेक अनदर वीक 10 डेज, एक राउंड हो, दूसरा राउंड हो, बट हम उनसे कांटेक्ट में है, हमारी लीडरशिप उनसे राब्ते में है। मुसलसल जो राब्ता जो काम बेसिकली मीडिएटर का वो हम कर रहे हैं। मीडिएटर सिर्फ वो काम तो नहीं है जिस दिन टेबल पे आके बैठ जाना है। अभी लोगों को नहीं पता, आप तो जानती हैं, मीडिया के लोगों को पता है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं। अब मीडिया का डायरेक्ट बता नहीं सकते, बट इस वक्त भी while we are talking on this topic, अभी भी थ्रू पाकिस्तान ये डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है। हम इनके एक्सचेंजेस, उनकी बात वहां तक, उनकी सजेशन, उनकी प्रपोजल्स पहुंचा रहे हैं। और इसमें स्पॉइलर है, इजराइल सबसे बड़ा स्पॉइलर है। उसकी हर वक्त कोशिश है इंस्टिगेट करे, कोई ऐसा काम करे। तो स्पॉइलर से हमें अलर्ट रहते हुए, हिंदुस्तान स्पॉइलर है, स्पॉइलर से अलर्ट रहते हुए हमने ये सफर तय करना है। और हमारी लीडरशिप, देखिए अच्छी बात यह है कि हमारी लीडरशिप पे ईरानियन का ट्रस्ट है, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं। हमारी लीडरशिप की एप्रिसिएशन अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक वाहिद बात है जो इसमें कंसिस्टेंट है। बाकी तो किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर किसी बात में कंसिस्टेंट है तो हमारे आर्मी चीफ को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह अप्रिशिएट करते हैं। तो जब दोनों के ट्रस्ट हमारी लीडरशिप पे है और मीडिएटर के ऊपर इतना ट्रस्ट, ये भी तारीख में कम ही हुआ होगा।
तो हमें वो दोनों साइड जो हैं वो एतबार कर रही हैं, उसका पब्लिकली मुजाहरा कर रही हैं, और हमें न्यूट्रलिटी भी तो बरकरार रखनी है ना जी। तो वी हैव, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। पब्लिक की डिजायर कुछ और होती होंगी, हम कोई साइड नहीं ले सकते, हम बयानात में साइड नहीं ले सकते, हम अप्रोच में साइड नहीं ले सकते, क्योंकि हमें वो न्यूट्रलिटी का फैक्टर हर वक्त जेहन में रखना है। तो होप सो इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइए, आपने अभी इजराइल का जिक्र किया है एंड राइटली सो कि वो एक स्पॉइलर है और कोई मौका जाने नहीं देता है, तो एक ऐसे टाइम पे जब जाहिर है दोनों ममालिक आमने सामने हैं, जंग है, बल्कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान एक तरफ है, चलिए अच्छी बात है जिसका आपने भी जिक्र किया कि सीज फायर अभी तक चल रहा है। सो दोनों तरफ के क्लेम्स कि जी हमें बर्तरी हासिल हो रही है, सबकत हम ले चुके हैं या हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते हैं, ये क्लेम्स चलते रहेंगे। आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल स्ट्रैटेजी। बट एट द सेम टाइम क्या ये जो स्पॉइलर है या कहीं और से कुछ ऐसा मिस एडवेंचर हो सकता है कि जनाब आप कोई मिलिट्री मिस एडवेंचर देखें जो कि मज़ीद इस सारे प्रोसेस को सबअटैच करता हुआ आपको नज़र आए और फिर एक और रुकावट, एक और खलल आपको दिखाई दे? डिसएडवांटेज वो करना तो चाहेंगे, नेतन्याहू करना चाहेगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में शायद आज खुद उसके लिए करना इसलिए मुश्किल हो कि फिर वो अगर अभी मिसएडवांटेज करता है, मिसएडवेंचर करता है, तो अमेरिकन की एवरीथिंग विल बी एट स्टेक। फिर तो अमेरिकन की दुनिया में एक परसेप्शन ये बिल्ड हो जाएगी कि अमेरिकी सदर तो मुआहदा करना चाहते हैं, वो अमन की तरफ जाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और इसराइल उनके कहने में नहीं है, वो तो उनकी वैसे बात ही नहीं मानते। आल्दो इनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत है, कुछ इनकी शख्सियात इनकी कैबिनेट में है जो कि उन्हीं के नजरियात के मुताबिक हर वक्त चलती हैं, बट फिर भी आपने ऑलरेडी परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि दिस इज नॉट अमेरिकाज वॉर, दिस इज इजराइल्स वॉर। और ये भी परसेप्शन अमेरिका में बिल्ड हो रही है कि अमेरिकी सदर ने अमेरिका को शायद इसराइल की प्रॉक्सी बना दी है, उनकी हर बात इनको माननी पड़ती है, और अब इसराइल के कहने पे जंग शुरू हुई, जिसकी वजह से फिर अमेरिकी सदर को स्पेशल ट्वीट करना पड़ी कि नहीं, इसराइल के कहने पे जंग हमने नहीं शुरू की। तो स्पॉइलर है तो जरूर देखिए ना, स्पॉइलर जहां पर काम करना चाह रहा है, लेबनान में उसने आज भी वायोलेशन की है सीज फायर की। हालांकि लेबनान का सीज फायर भी तो अमेरिकी सदर की अपनी इंटरवेंशन से, इंटरफेरेंस से वाशिंगटन में, जिसमें लेबनान के सदर भी थे, जिसमें इसराइल के भी वजीर आजम थे अमरीकी से, उसके बावजूद वो वायलेशन वहां पर कर देते हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था दैट इजराइल इज प्रोहिबिटेड टू अटैक लेबनान नाउ। जी 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 जी, तो ये स्पॉइलर तो डेफिनेटली हर वक्त है, उस स्पॉइलर से हम सबको अब मुतनब्बे रहने की जरूरत है। बट इस वक्त जब ये सीज फायर होल्ड ऑन कर रहा है और अमेरिकन बीच आते हैं और उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है कि इस जंग के खात्मे की वजह से और पीस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए, मे बी इस वक्त मिस एडवेंचर शायद इन कमिंग डेज एंड टाइम्स में उस तरीके से ना हो, बट बिहाइंड द सीन बैक चैनल से वो कुछ ना कुछ साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज, मिसट्रस्ट, इस तरह की स्टेटमेंट्स वो डेफिनेटली वो करते रहेंगे, और र्यूमर्स, फेक न्यूज, ईरानी क़यादत के मुतल्लिक़ और इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते हुए, ताकि किसी ना किसी तरीके से ये दोबारा प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाए और वो क्या खत्म हो जाए। साहब मैं चाहूंगी कि जो कल एक का इंसिडेंट है, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में जो फायरिंग का वाकया है और जिस तरीके से जो इत्तलात उस शूटर के बारे में सामने आ रही हैं, उस पर भी ज़रा कमेंट कीजिए। पाकिस्तानी लीडरशिप ने भी ऑब्वियसली कंडेम किया इस इंसिडेंट को। ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी इसका ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वाकई आप देखते हैं कि एक तनहा शख्स का एक तनहा एक्ट ही था या कुछ और है इसके बैकग्राउंड में? हम सबको पता है कि अमेरिका में शूटिंग इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कभी स्कूलों में हो रहे हैं, कभी पब्लिक प्लेसेस पे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा होते रहते हैं, उसमें बहुत सारी जानें भी जाती हैं। अभी हर चीज, अभी इस आज के माहौल में फौरन ध्यान जाता है कि ईरान की तरफ से या ईरानियन ना कोई हो। मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा इस माहौल में कुछ सोच भी सकता है, और अमेरिकी सदर का ये कहना, खुद कह देना, हालांकि ईरान के मुताबिक उनके जज्बात या ख्यालात क्या रहे या क्या है, उनका ये खुद कह देना आई थिंक सबसे बड़ा निगेशन है इस चीज का कि इसका कोई ईरान की जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका के अंदर भी, और याद रखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी सदर एक पॉपुलिस्ट है,
जो पॉपुलिस्ट होते हैं उनको हर वक्त अपना पॉपुलिज्म में और उनको पॉपुलैरिटी सिंड्रोम में रहते हैं, तो उनके मुखालफीन भी एट टाइम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। और जो इसका भी बैकग्राउंड निकला है, जो मीडिया के जरिए पता लग रहा है, तो वो खुद कहते हैं कि ये अमेरिकन तो डेफिनेटली वो है ही है, वो टीचर है, उनके सिस्टम का हिस्सा है, और बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर वो शख्स जैसा काम अमेरिका में करे उसका ताल्लुक किसी मुसलमान मुल्क से हो या वो खुद मुसलमान हो। इवन अगर मुसलमान है भी है तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसको किसी मुसलमान ने या मुसलमान मुल्क ने कहा होगा। इस तरह के एक्ट जो है उसको कंडेम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कहीं पर भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, मजम्मत करनी चाहिए। तभी तो ऑब्वियसली उसकी जो थोड़ा पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में जो रिकॉर्ड सामने आया है कि वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है। $25 उन्होंने कहा कि जी हमारा रिकॉर्ड शो करता है कि इसने कैमला हैरिस की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसके लिए डोनेट किए और कंट्रीब्यूट किए व्हाटएवर। लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑब्वियसली कोई जुर्म नहीं है, बट क्या इससे बढ़ के कोई ऐसी चीज़ है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में वो पिछले दिनों हम देख रहे थे ईरानी लीडरशिप की भी तरफ से कहा गया कि जनाब इस जंग के बाद से खासतौर से उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है ना वो बड़ा गिरता चला जा रहा है, 18% कम हो चुका है। जो मुखालफत है उनकी पॉलिसीज को लेके अमेरिका के अंदर वो बढ़ रही है। जी बिल्कुल हो सकता है। देखें, इस तरह के एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं ना, जो किसी भी वजह से कोई बंदा कह सकता है कि जी इस शख्स ने अमेरिका को तनहा कर दिया या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया या इसकी बातें ऐसी हैं, कोई भी रीजन हो सकती है। और ये तो आपके एक टोटली आपके दिमाग और जहन की बात है कि किसी वक्त किसी भी बात पे कोई इंस्टिगेट हो गया, उसने ये इंडिविजुअल एक्ट कर दिया। बट ये डेफिनेटली एक लम्हा फिक्री है कि इतने हाई प्रोफाइल डिनर में वो शख्स इस तरह गन के साथ दाखिल कैसे हुआ, इंसिडेंट कैसे हुआ और वहां तक पहुंचा कैसे, ये डेफिनेटली उनके सिक्योरिटी इदारों के करने की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बट मेरा ख्याल है कि उसका इंडिविजुअल एक्ट है और आगे जाके देखेंगे भी ये आप। अदर अभी तक कोई ना कोई उसका कहीं ना कहीं से कोई लिंक निकल आया होता। इंडिविजुअल एक्ट किसी जगह किसी का भी हो सकता है, और लगता फिलहाल यही है कि है ये इन्हीं बुनियादों पे जिन रीजन के बारे में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ये जो हालिया तनाज़ा है, ये जो ईरान अमेरिका इजराइल जंग है, इसकी वजह से जो ओवरऑल आपको एक ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर होती नज़र आ रही है, जो ओवरऑल इकॉनमी का डाउनफॉल नज़र आ रहा है, इसने सभी को मुतासर किया है। हम पाकिस्तान में भी इसका जिक्र करते हैं, पूरी दुनिया से आपको इस किस्म की रिपोर्ट्स मिलती हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर से भी तमाम लोगों की रिजर्वेशंस यही आ रही हैं। इस सेगमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अनसर्टेनिटी है इसने ख़ास तौर से उन पाकिस्तानियों को कैसे मुतासर किया है जो कि आपको मुल्क से बाहर इस वक्त नज़र आते हैं, जहाँ पे और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वहाँ पर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस बिगड़ता चला जा रहा है। चाहे वो आपको मिडल ईस्ट में पाकिस्तानीज़ नज़र आएँ, चाहे आपको यूरोप में नज़र आएँ, चाहे आपको अमेरिका में नज़र आएँ, तमाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय तैयबा ज़िया चीमा साहिबा, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तैयबा साहिबा। आप देख रही हैं ये तमाम तर सूरत हाल, आपको अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं। डील हो रही है, डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात कॉल ऑफ हो गए। ये जो तमाम तर प्रोसेस है इसने आपकी नज़र में, क्योंकि अमेरिका का मैं स्पेसिफिकली आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप वहाँ नहीं हैं, 40 साल से हैं वहाँ पे, किस तरीके से आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। सबसे बड़ी बात तो ट्रैवलिंग की होती है। अब दुनिया बहुत ट्रैवल करती है। पाकिस्तानी जो हैं वो एक अजीब मखमसे का अब शिकार हैं कि कहीं हम फंस ना जाएं। हम अगर ट्रैवल करते हैं शादियां ब्याह रिश्तेदारों को मिलने के लिए, वेकेशन के लिए, तो एक तो फ्लाइट्स बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। जब से ये ईरान अमेरिका इसराइल की जंग शुरू हुई है, फ्लाइट्स बहुत डिस्टर्ब हैं। फिर आपको पता है 18 आवर्स का कि ये ट्रैवलिंग होती है और उसमें ले ओवर भी होते हैं। तो फैमिलीज वाले
बहुत यानी वो उतने कॉन्फिडेंट अब नहीं है ट्रैवलिंग में, मतलब कि कहीं हम फंस न जाएं, कहीं हम मिडिल ईस्ट की कोई फ्लाइट लेते हैं वो कैंसिल ना हो जाए। तो एक तो ये एक उसरा की लाइफ नहीं रही, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। जिन लोगों ने रिलेटिव्स ने अमेरिका आना होता है वो भी कहते हैं कि कहीं हम अमेरिका में ही ना फंस जाएं, रास्ते में ना फंस जाएं। इसके अलावा आप देखिए कि महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, अमेरिका में भी ऑयल्स की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और ये अवाम ऐसे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम मेरा ख्याल है बहुत साबर अवाम है दुनिया की, वो चीखो पुकार करते हैं, पाकिस्तानी एहतजाज मुजाहरे करते हैं, मगर वो उसी तनख्वाह पे गुजारा करते रहते हैं। मतलब तहम्मुल सबर जो भी है आप कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकन नहीं बर्दाश्त करते। ये तेल की कीमतें वो वॉर के खिलाफ है, और इस वक्त ट्रम्प साहब को भी यही मसला है कि अब इलेक्शन सर पे खड़े हैं और अवाम जो है वो अमन चाहते हैं, वो राइट अवे चाहते हैं कि जंग बंदी हो और महंगाई जो है वो बिल्कुल ना बढ़े, क्योंकि कोविड के बाद के भी हालात काफी पहले ही खराब थे। तो जो बेसिक जो इस वक्त मसाइल है ना, वो चाहे पाकिस्तानी अमेरिकन हो या अमेरिकन, वो एक तो उनकी मूवमेंट डाउटफुल हो गई है, ट्रैवलिंग, और दूसरा महंगाई, तेल बढ़ता हुआ, ऑयल बढ़ता हुआ, उससे वो बहुत अपसेट है। तीसरा इनसिक्योरिटी ये है कि ये दुनिया में जो कुछ होगा, इनका अपना मुल्क भी सिक्योर नहीं रहेगा। इमिग्रेशन के इश्यूज तो चल ही रहे थे पहले ही, ट्रम्प इमिग्रेशन पॉलिसीज को वेलकम नहीं किया गया अमेरिका में, लेकिन ये इनसिक्योर भी कर रहे हैं। आप देखिए कितना हेट्रेड हो रहा है अपना मिडल ईस्ट, इस्लामिक कंट्रीज, ईरान को आप देख लें, और अमेरिकन के लिए। और मैं जाती तौर पे भी जानती हूँ कि मैं खुद बहुत मतलब वेलफेयर का काम करती हूँ पाकिस्तान के लिए भी कुछ, वो लोग, वो डॉक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान में जो कि आते थे पाकिस्तान खिदमत करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज में और इस तरह, और राइट अवे उन्होंने पिछले महीने अपनी कैंसिल करा दी सारी सीट्स। पाकिस्तान को ये महरूम करने वाली बात है कि हम जैसे लोग फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, वो नहीं ला सकते, यानी डॉक्टर्स की टीम की क्या, और वो अब नेपाल जा रहे हैं। जो टीम आ रही थी ना पाकिस्तान स्कर्दू वगैरह में, गिलगित स्कर्दू में जो हालात हुए इस जंग की वजह से, जो रिएक्शन हुआ उसने मतलब उसकी वजह से ये लोग डर गए। तो छोटी छोटी चीजें नहीं, छोटी से लेके बड़ी तक आप देखें कि पूरी एक ना एनवायरनमेंट, पूरा एक सिनेरियो डिस्टर्ब होके रह गया है सिर्फ इस जंग की वजह से, जिसमें पाकिस्तान दिन रात कोशिश कर रहा है, दुनिया को बचा रहा है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सालसी ने हम पाकिस्तानियों को ये फख्र दिया है कि लाखों जानें बचाई। मैं आपसे ना यही पूछना चाह रही थी कि सफारतकारी जो कामयाब पाकिस्तान की रही है, वो एक हिस्ट्री का एक बड़ा एक ऐसा बाब बन चुकी है जो कि आने वाले वक्तों में भी उसका जिक्र होगा। अभी इस्लामाबाद टॉक्स का जो सिलसिला है, ये वाकई मंतकी अंजाम तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की काविशें जो हैं वो तारीख की किताबों में जा चुकी हैं। ये जो पाकिस्तान का इमेज है इन एफर्ट्स की वजह से, एक ऐसे वक्त में जहां अमेरिका का आपने भी जिक्र किया कि जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनकी तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वहां जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर आइस के क्रैकडाउन ऑपरेशंस वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सारी चीज़ें इंटेंसिफाई हो रही हैं। सो ऐसे में वहां जो मौजूद पाकिस्तानीज हैं, क्या कुछ मुख्तलिफ उनके साथ सलूक है? क्या इस चीज़ की वजह से कि जी पाकिस्तान की थोड़ी साख या वक़ार बेहतर हुआ है तो हमारी कोई जो इज्जत है बाहर, उसमें इजाफा आपको नजर आता है? हाँ जी, बिल्कुल इजाफा है, क्योंकि पहले आप देखिए 9/11 के वाक़यात के बाद की दुनिया हमारी और थी और हमारा कोई अच्छा तस्वर नहीं था। अब हमारी बिल्कुल एक रेपुटेशन है कि ये लोग अमन पसंद हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। मैं देखिए इस चीज़ से बड़ा खिलाफ करती हूँ जब लोग कहते हैं कि जी मुज़ाकरात फेल हो गए, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालसी में ये सालसी बन के कुछ भगोड़े, कुछ हासदीन, कुछ नाकदीन, इस तरह की जब नेगेटिविटी फैलाते हैं तो मैं तो मतलब इनको गद्दार ही समझती हूँ कि मुल्क की अच्छी पिक्चर नहीं देते। मुझे ये बताएं, लाखों जाने की बची हैं सालसी होने की वजह से। बिल्कुल। अभी जो खून खराबा इतना हो जाना था
वो एक सालसी पाकिस्तान ने बचाई है लाखों जाने। जो चीज जो हमारा जो फायदा हो गया, ये हैव फिल हैव एम्प्टी वाली बात है। आपने फिल देखना है या एम्प्टी देखना है ग्लास को? अगर आप ऑप्टोमिस्टिक हैं तो आप देखें कि इस पाकिस्तान की इस सफारतकारी की इस सालसी बनने ने लाखों जानें बचाई। नंबर 2, अपना इमेज जो हमारा इतने सालों से मंफी इमेज था उसको पॉजिटिव बनाया, जो कुछ के बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। और तीसरी बात ये कि वही सदर ट्रंप ये अभी दूसरे मुज़ाकरात, हालांकि अभी मौखर है, नट मुअत्तल, बिल्कुल दे मौखर मुज़ाकरात। तो आप देखिए मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो जो सुलह कराने वाला होता है, क्या वो सुलह करा लेता है? लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, दोनों की काउंसलिंग करते हुए बहुत से सेशंस होते हैं। घर के एक माहौल से अंदाजा लगाए ना कि तो मियाँ बीवी की सुलह कराना इतना मुश्किल है, तो कहाँ हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका, इसराइल और ईरान की, और बीच में बेचारा मासूम सा पाकिस्तान, और वो लगा हुआ है उसने इस्लामाबाद बंद करके, क्यों कि कोई ऐसा वाकया ना हो, छोटा सा भी वाकया हो गया तो हमारी साख खराब हो जाएगी। हमारे फील्ड मार्शल, मैं नहीं समझती प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम हफ्ता 10 दिन से सोए हैं। वो लोगों की सेहत उनकी मुतासर हुई। तो हम जो बेनिफिट हमें मिली है, जो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हैव फिल ग्लास की तरफ हम क्यों नहीं देखते कि हमारी साख बहाल हुई। और हम अमेरिका में जो हम पाकिस्तानी हैं, हम जब बात करते हैं तो अब लोग सुनते हैं हमारी बात, बल्कि हमसे बड़ा इंटरेस्ट लेके पूछते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट विल हैपन। ट्रू, जैसे कि हमारे पास ज्यादा खबरें हैं। सो ऑब्वियसली इसकी पूरी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको जो वकार और इज्जत जो है उसमें इजाफा हुआ है। तैयबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सातिया अफसाल। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का मामला है, क्या वाकई में एक शिक बहुत ज़्यादा दबाव का बायस बन सकती है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। और वो क्या है कि ख़ुद अमेरिका के अंदर से इस वक्त जो तनकीद हो रही है, जो उनके एलाइज यूरोप की तरफ से तनकीद हो रही है, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन, कि किस तरीके से कोई डील अभी तक नहीं कर पा रहा अमेरिका। और अगर JCPOA 2015 से कमज़ोर कोई मुआहदा होता है तो यूरोप बार बार उनको वार्न कर रहा है कि फिर ईरान हमारे लिए ज़्यादा ख़तरे का बायस बन जाएगा। और जो इस वक्त वहाँ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये जो जंग है ये अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ती जा रही है। जो हमारे बहुत ही अहम और महंगे हथियार हैं उनकी भी कमी जो है वो शिद्दत से वहाँ महसूस की जा रही है। और इराक़ वॉर, अफ़गानिस्तान वॉर, ये बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप को याद कराने की कोशिश की जा रही है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी। सबसे पहले तो ये बताइए कि बाकी तमाम चीज़ें साइड पे रखते हुए क्या ये जो अमेरिका के अपने अंदर अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है, जो क्रिटिसिज्म का बढ़ना है, जो ख़ास तौर से उनके वेपन्स का कम होना है, बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप को ये याद कराना है कि जी आपने कितने ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में ख़र्च किए, कितने ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो आपने इराक़ में ख़र्च किए, यही काम आप ईरान के साथ करने जा रहे हैं। क्या सिर्फ एक ये नुक्ता दबाव में ला रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को टू एंड दिस वॉर? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जो आपकी खारजा पॉलिसी है उसमें जो पब्लिक ओपिनियन है इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड। तो लिहाजा इस वक्त जो लोगों की जो आरजू है, जो उनका ख्याल है वो ये कि इस जंग से एज सुन एज पॉसिबल निकलें आप। और उसकी बुनियादी वजह गैसोलीन जो प्राइस है तकरीबन $50 जो है वो पर गैलन पे इस वक्त चला गया है और ये बहुत बड़ी प्राइस है फ्रैंकली स्पीकिंग उनके लिए। मैं समझता हूं कि इस वजह से, और दूसरा ये कि लोग अब तंग आ गए हैं और लोगों के अंदर ये आर्गुमेंट है कि $500 मिलियन से अगर आप $2 बिलियन भी योमिया इस जंग में खर्च कर रहे हैं तो आप कई ब्रिजेस को फिक्सन कर सकते हैं, आर्काइक लुक देखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो सकता है, और जो लोग जिनके पास घर नहीं है, ग़िज़ाएं नहीं है,
उनको आप कम से कम एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर बेचैनी है, खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर 53% जो लोग हैं वो इस जंग के खिलाफ नजर आ रहे हैं, और पेंटागन के अंदर 34 लोगों ने तो रिजाइन कर दिया है। तो एक किस्म की खामोश बगावत वहां पे भी नजर आ रही है। और खुद भी प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रैंकली स्पीकिंग जंग के हक में नहीं है, ये तो नेतन्याहू ने घसीट के जंग में लेकर आया है। और बुनियादी तौर पे ये जंग अमेरिका के जो तारीखी 3 मफादात हैं, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, सिक्योरिटी है, प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स है, उनको हर्ट कर रही है। अब ये ममालिक जीसीसी के जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिका के अंदर, और फिर अमेरिकन डेटा सेंटर्स, कंपनीज और यूनिवर्सिटीज यहाँ पे काम कर रही हैं, उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचने का खतरा है अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है ये किसी लिहाज से अमेरिकी मफादात को सूट नहीं करता। अच्छा, अभी जो जीसीसी कंट्रीज़ का आपने जिक्र किया, पूरे मिडिल ईस्ट में ऑब्वियसली क्राइसिस है, हमारे जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, आपको कोई एक ऐसा मुल्क भी नहीं है जिसने ये फील ना किया हो जो बोझ उनकी इकॉनमीज़ के ऊपर आया है। तो आपको क्या लगता है कि जो बुनियादी वजह बनी है कि अगर ईरान की तरफ से भी वहाँ पे कोई मिसाइल्स या ड्रोन्स हिट हुए हैं कि आपने सरजमीन प्रोवाइड की या आपके यहाँ अमरीकी बेसेस हैं, क्या कोई इस पे भी पॉलिसी को रिविजिट करना या रिव्यू कोई नज़र आ सकता है आपको हमारे इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से कि भाई ये अब इनफ इज़ इनफ, सिक्योरिटी गारंटीज़ जो थी वो साइड पे रह गई, लेकिन अब हमें जो है वो अपनी ज़मीन वापस लेनी है, या ये जो पार्टनरशिप है इसी तरीके से चलती रहेगी? नहीं, मेरा ख्याल है पार्टनरशिप में बहुत बुनियादी फर्क आपको नजर आएगा। जंगें हमेशा स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करती हैं। जो मौजूदा जंग है, इसने जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो अमेरिका का कायम करता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आप नुमाया तब्दीली देखेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरब ने, कतर इसमें साइन करने जा रहा है, और फिर तुर्की और इजिप्ट एक क्वाड बनते नजर आ रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, जिसमें आने वाले दिनों में आप देखेंगे बाकी ममालिक भी शामिल होंगे। यहां तक कि यूएई के एक प्रोफेसर ने इस बात का आदा किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अमरीकी अड्डे जो हमारे यहाँ हैं ये हमारे लिए वजन है, सिक्योरिटी का बाइस नहीं है, इनसिक्योरिटी का बाइस है। तो ये हुकूमत के बगैर तो इस तरह की स्टेटमेंट वहां पे नहीं दे सकते। अलबत्ता एक खबर और आ रही है, और ये अगर खबर तस्दीक हो जाती है इसकी कि इजराइल ने खामोशी के साथ आयरन डोम की जो बैटरीज हैं वो यूएई पे लगाई हैं, और इस वॉर के दौरान तो यूएई पहला मुल्क बना है इनफैक्ट जहां पे इजराइल से बाहर और अमेरिका से बाहर आयरन डोम की बैटरीज लगी हैं। और वैसे भी यूएई का एन मुमकिन है कि वो इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे। तो बहरहाल जो अमेरिकन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो सिक्योरिटी देने के बजाय इनसिक्योरिटी दे रहा है, कॉस्टली है। इसलिए मैं समझता हूँ अल्टरनेटिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के ऊपर ये ममालिक जा रहे हैं और रियलाइजेशन वहां पे मौजूद है। ओके, ये जो बैठकें इस वक्त आपको यूरोप के अंदर नज़र आ रही हैं, चाहे वो यूरोपियन काउंसिल के जो नुमाइंदा हैं उनके बयानात हों, यूरोपियन यूनियन के, ये तमाम चीज़ें बार बार किस जानिब इंडिकेट करती हैं जब आपको प्रेसिडेंट ट्रंप को, अमेरिका को ये वार्निंग्स सुनने को मिलेंगी कि जी JCPOA की तरह से डील ना हुई तो फिर आप एक ज़्यादा ख़तरनाक ईरान जो है वो सबके लिए क्रिएट कर देंगे? क्या ये खदशा महसूस किया जा रहा है कि वो डील जो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी उससे कुछ कम, उससे कुछ कमज़ोर मुआहिदा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप करने जा रहे हैं? एंड दैट फ्रैंकली दैट टुक एजेस। बराक ओबामा को कितना अरसा लगा था कि ईरान की वो वाली डील जो है उस पर उनको आमादा कर सकते। तो अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप उसी तरह की कोई चीज़ इतने कम वक्त में डिलीवर कर पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है, बिकॉज जो JCPOA की डील थी उसने तो 20 माह लिए थे और बड़ी इंटेंस किस्म की सफारतकारी हुई थी, और उसके नतीजे में जनवरी 2016 के अंदर इस पे दस्तखत हुए थे। बिल्कुल। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इस डील को डीरेल किया और उसे कैंसिल किया तो विद द आर्ग्यूमेंट कि ये डील इंतहाई नाकिस थी और वो उससे बेहतर लेंगे। लेकिन जो करंट सिचुएशन है जिसमें कम से कम अमेरिका की कैपेबिलिटी वॉर की तो बहुत ज्यादा है, अनमैच्ड है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई है। विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका प्रेशर्स बहुत डेवलप हो गए। तो इस सूरत हाल में अमेरिका के लिए तो अब ये भी बेहतर है कि अगर विदाउट हैविंग एनी डील वो इस जंग से बाहर निकल जाते हैं और ब्लॉकेड को खत्म करते हैं, बिकॉज अमेरिका ने अपनी एनर्जी को सेव करना है। तो उस सूरत में ये तनकीद बड़ी जायज बनती है। और वैसे भी यूरोप एक अलग पोल के तौर पे आपको नजर आता है, चाहे वो पनामा का इशू हो, ग्रीनलैंड का इशू हो, या गजा वॉर का हो, या ईरान वॉर का हो, या यूनाइटेड नेशन की रीस्ट्रक्चरिंग का मामला हो, या यूक्रेन का मामला हो। आपको यूरोप का एक स्टांस मुख्तलिफ नजर आता है।
तो लिहाजा वो जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ थर्ड वे, और हम न अमेरिका को न चाइना को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। और मार्क कार्ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, का ये कहना कि जनाब हम जो दहाइयों पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है उससे अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं। तो यूरोप एक अलग पोल के तौर पे उभर रहा है। और हमें यह भी मालूम है कि यूरोप को 18% जो एनर्जी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, और उनके मफादात मिडल ईस्ट के अंदर हैं। फ्रांस के सदर का बार बार सऊदी लीडरशिप के साथ, कुवैती, कतरी और यूएई की लीडरशिप के साथ बातचीत करना टेलीफोन के जरिए से इस बात की निशानदेही है कि वो उनके मफादात, माशी स्पेशली मफादात यहाँ पे मौजूद हैं। अलबत्ता ग्लोबल निजाम के अंदर, एट द सिस्टमिक लेवल, यूरोप का अब उतना असर और रसूख नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करता था। अच्छा, एक और चीज़ बताएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो मुआहदा नहीं भी होता तो भी बड़ा ज़रूरी है इनके लिए कि ये जंग ख़त्म हो। कुछ अरसा पहले, ये सीज़ फायर तब नहीं हुई थी, उससे पहले ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइज़र्स हैं, ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो, उन्होंने कहा था कि जी अब जब आप ये क्लेम करते हैं कि वी हैव अचीव्ड ऑल आवर टारगेट्स इन ईरान, तो फिर आप अपने आप को फाते डिक्लेयर करें, जस्ट डिक्लेयर योरसेल्फ अ विक्टर एंड गेट आउट ऑफ ईरान। तो क्या वो वक्त मुनासिब नहीं था फॉर अमेरिका कि उस जंग से बाहर आ जाता? आपने बजा फरमाया, वो जितना जल्दी करते उतना बेहतर होता। अब भी उनका ये कहना कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे वो फिरदो का हो, इस्फहान का हो, वो 2025 में हमले में हमने तबाह कर दिए। उनका इनरिच जो यूरेनियम है वो डस्ट के अंदर तब्दील हो गया। ये बुनियादी तौर पे जो बयानात हैं ये इस बात की गम्माजी करते हैं कि वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का कल का बयान भी बड़ा माना खेज था। उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मोरलेस जो है बातचीत चल रही है, वो फ्रेमवर्क बिल्कुल ठीक है और उसी पे बात होगी और उसी से मेरा ख्याल है चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है। तो वो निकलना चाह रहे हैं। और वैसे भी देखें, जितनी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को डेंट पहुंचा है, और उसको अगर आप उसके डेटा को देखें जिसमें F-35 टारगेट हुआ, F-15E टारगेट हुआ, और फिर जो जेरूशलम पोस्ट जिसकी तरफ इशारा करी, अगर ये स्टोरी ठीक है कि जिसमें जो वर्जीनिया क्लास की स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन हिट हुई है गल्फ के अंदर, जो कि शेलो वाटर है, तो उस सूरत में जो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी है डिटेरेंस की और आर्मी की कैपेबिलिटी की, वो उस पर सीरियस सवाल उभर रहे हैं। और वैसे भी अमेरिकन इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म नहीं करी। मैंने कई बार इसका तस्करा किया है कि तकरीबन $40 ट्रिलियन का कर्जा होना, और फिर जो ग्लोबल ट्रेड है उसका मुतासर होना, और IMF का ये कहना कि इसकी जो शराय नमूद है वो 3.1 से ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी, तो अमेरिकन इकोनॉमी तो मुतासर होगी। उन्होंने गुड्स और सर्विसेज तो कहीं बेचने हैं, लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, अदरवाइज कौन उनकी गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। सही। अच्छा, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ज़रा इस पे भी बात करें कि आप ईरान को तो कहते हैं कि भाई जो पीसफुल पर्पसेस है ना, उसके लिए भी तुम्हारे पास कोई यूरेनियम नहीं होना चाहिए, एनर्जी नीड्स हैं, तुमने साइंस, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, किसी चीज़ के लिए भी नहीं होना चाहिए, सिफर जो है ना वो होनी चाहिए यूरेनियम एनरिचमेंट। बट एट द सेम टाइम आप उससे कहते हैं कि जी अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भी ख़त्म कर दो। ज़ाहिर है वो ड्रोन्स के हवाले से, ख़ास तौर से जो लास्ट इजराइल की वॉर पे उन्होंने आजमाए हैं, तो फिर उसमें पता चल गया कि जी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी तगड़ी है। तो एक ऐसे मुल्क को आप कह रहे हैं कि जी वो जो सामने बैठा हुआ अग्रेसर है ना, वो कभी भी तुम पे हमला कर सकता है, इजराइल कैन अटैक यू एनी टाइम इट वांट्स, लेकिन तुम जो है वो अपना दिफा भी नहीं कर सकते हो। देखें सादिया, बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जवाद शरीफ ने, जो कि फॉरेन अफेयर्स जर्नल में पब्लिश हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर इशू है इसके लिए आपको रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक खत्ते में एक के पास न्यूक्लियर पावर और दूसरे को आप मना करें कि न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल न करें, यहाँ तक कि अपने सिविलियन पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल न करें। IAEA के लॉज उनको अलाउ करते हैं, JCPOA के अंदर मुआहिदा उन्हें अलाउ करता है, ओमान के अंदर जो होने वाला मुआहिदा था वो उन्हें अलाउ करता है। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से ईरानी जो है वो शक कर रहे हैं अमेरिकन की नीयत के ऊपर कि क्या वो वाकई सिंसियर हैं कि वो बातचीत में आगे चलेंगे। अदरवाइज न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान ने बनाना नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। चूंकि 2 फतावा मौजूद हैं, एक ट्रेंड मौजूद है, उनके मुआहिदे मौजूद हैं, और अगर उन्होंने बनाना होता तो पहले काफी बना चुके होते। असल मसला जो अमेरिका का था वो कोई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, उनका मिसाइल प्रोग्राम नहीं है। और उसके लिए आर्गुमेंट मैं ये दूंगा कि अगर उनका मिसाइल प्रोग्राम की रेंज थी तो वो क्यों नहीं इस वक्त मुआहिदे के अंदर आ रही, तो वो तो कहीं गायब हो गया है। उनका असल मकसद ये था कि चाइना की सप्लाई लाइन को सिवियर करें, जिसमें मेरा ख्याल है उनको नाकामी हो गई है। अलबत्ता इजराइल का जरूर ये मकसद था
कि ईरान को कमजोर करें, जीसीसी ममालिक कमजोर होंगे इस जंग के नतीजे में, और वो जो ग्रेटर इजराइल का वो प्लान उनका उसी तरीके से आगे बढ़ेगा जैसे वो चाहते थे। राइट, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। आज की सूरत हाल को अगर हम सिर्फ एक खबर तक महदूद कर दें कि सदर ट्रंप ने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया, तो हम असल कहानी को समझने से कासिर रहेंगे। क्योंकि असल कहानी पाकिस्तान नहीं, असल कहानी ईरान है। ये एक जारी जंग है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी सिर्फ सफारती नहीं बल्कि फौजी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फरवरी के आखिर में होने वाले हमलों के बाद खित्ता मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और आलमी मईशत, ख़ास तौर पर तेल की मंडियां इसके असरात महसूस कर रही हैं। और इसी जंग के बीच पाकिस्तान एक गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है, एक सालिस और एक पुल का किरदार। एक ऐसा मुल्क जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगाम रसानी का जरिया बन चुका है। हालिया दिनों में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद आए, आला सतही मुलाकातें हुई और फिर वहां से मस्कत का दौरा किया ताकि मुज़ाकरात का अमल जारी रखा जा सके। ये सब कुछ इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान महज एक मेज़बान नहीं बल्कि एक फ़ाल सालिस है। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है। ईरान ने वाजे कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगा, कम अज़ कम अभी नहीं। वो सिर्फ बिलवास्ता बातचीत चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान की मदद ली जा रही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान बराह रास्त बात ही नहीं करना चाहता तो क्या वाकई कोई डील मुमकिन है? और यही वो मकाम है जहां सदर ट्रंप की हिकमत अमली सामने आती है। कुशनर और विटकॉफ का दौरा मनसूख होना बज़ाहिर एक नाकामी लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक दबाव की हिकमत अमली भी हो सकती है। सदर ट्रंप माजी में भी यही करते रहे हैं, आखिरी लम्हे तक दबाव बढ़ाना, शराइत सख्त रखना और फिर एक साथ मकाम पर पहुंचना जहां दूसरा फरीक रियायत देने पर मजबूर हो जाए। ये भी अहम है कि ईरान ने हालिया तजावीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात करार देकर मुस्तरद किया है और इस बात पर शक नहीं कि आया अमरीका वाकई सफारतकारी में संजीदा है या नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि डील नहीं हो सकती? ये भी ज़रूरी नहीं। दर हकीकत तमाम इशारे ये बताते हैं कि मुज़ाकरात एक क्रिटिकल स्टेज में दाखिल हो चुके हैं, जहां बहुत कम नुकात बाकी रह गए हैं, लेकिन वही सबसे मुश्किल हैं। पाकिस्तानी हुक्काम भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये अमल एक निहायत हसास मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां किसी भी गलत कदम से मुकम्मल अमल मुतासिर हो सकता है। अब इस पूरे मंजरनामे में एक और अहम अंसर शामिल हो जाता है, चीन। सदर ट्रंप की सदर शी जिनपिंग के साथ मई के वस्त में मुतवक्किल मुलाकात सिर्फ एक रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मौका है। अगर ट्रंप इस मुलाकात से पहले ईरान के मामले में कोई पेशरफ दिखा देते हैं, चाहे वो मुकम्मल अमन मुआहिदा ना भी हो, लेकिन कम अज़ कम एक फ्रेमवर्क हो, तो ये उनके लिए एक बड़ी सफारती कामयाबी होगी। ये उन्हें चीन के साथ मुज़ाकरात में भी मजबूत पोजीशन देगा। इसीलिए वक्त यहाँ सबसे अहम अंसर है। कुशनर और विटकॉफ का दौरा मनसूख होना शायद इस बात की अलामत है कि अमरीका अब भी शराइत तय कर रहा है, या शायद ये कि पस पर्दा बातचीत किसी और सतह पर जारी है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सदर ट्रंप इस डील को मुकम्मल कर पाएंगे? जवाब सादा नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये अमल रुक नहीं रहा, ये बदल रहा है, शक्ल इख्तियार कर रहा है और शायद अपने आखिरी मरहले के करीब है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.